मैनेजर कहीं गया हुआ, उसकी चाबी मुझे मिल रही है। जनता भूख से तड़प रही होगी। व्यापारी को किसी की संवेदना से कोई मतलब नहीं होता। व्यापारी का जो माइंड, दिमाग, दिल, काम सब व्यापार होता है। व्यापारी को सिर्फ मुनाफा चाहिए। व्यापारी को वही उसी अनाज का अगर अच्छा दाम किसी विदेशी ताकतों ने दिया, सीरिया में अनाज की कमी है और देश के कई दक्षिणी अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देश हैं जिनमें अनाज की भारी कमी है, अगर उस अनाज का उचित दाम उस व्यापारी को उन देशों में मिला तो वो आपको एक दाना अनाज का नहीं देगा। आप भूख से मरोगे, देश में विषमता पैदा होगी। दूसरी बात, उस नियम में ये लिखा है कि जिस रेट पर वो व्यापारी अनाज को खरीदेगा और अगर मान लो 100 रुपए किलो उसने चीज खरीदी है, 200 रुपए किलो तक पर उसको कोई सवाल नहीं कर सकता। दुगना भाव लेगा। आपका अनाज जो 100 रुपए गया था वो 200 रुपए आप तक वापिस आएगा तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। और 201 रुपए होगा तो उसको माड़ा सा पूछा, हल्का मामूली पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने इतने अधिकार अपने दोस्तों को दे दिए। आपने जो भंडारण की सुविधा दी है उससे देश में भुखमरी बढ़ेगी, आर्थिक विषमता बढ़ेगी। 1% लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और 99% जो जनता है वो गरीब हो जाएगी। वो तो अपने थाली में एक निवाले को कसना शुरू कर देगी। इस कानून की एक ये भी खामी है। आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती कही है। आज रिलायंस को क्यों ये बयान देना पड़ रहा है कि हम लोगों की जमीन पे नजर नहीं रखेंगे? इसका क्या मतलब समझा जाए? कॉन्ट्रैक्ट खेती, जब हम लोग किसी सोसाइटी से, किसी सरकारी संस्था से खाद, बीज या अपनी फसलों को पालने के लिए कोई लोन लेते हैं तो वो क्या करता है? वो हमारी जमीन को मॉर्गेज करता है। बैंकों में हम 84 पेज की फाइल को साइन करते हैं। हमारे किसान के हाथ थक जाते हैं अंगूठा लगाते लगाते। उसमें क्या लिखा है हमने आज हम पढ़ नहीं पाते हैं। और जब उस ऋण को हम वापिस नहीं कर पाते हैं तो वो सरकार या वो संस्था हमारी जमीन को नीलाम करके अपना पैसा वसूल करती है। तो हमारी जमीन जाती है नहीं जाती है? जब आपने एक अधिक एकीकृत फार्मिंग, जो कुक्कुट उद्योग में आपने पोल्ट्री फार्म में एकीकृत फार्मिंग की थी, उसमें आपकी जो एग्रो इंडस्ट्रीज, उन कंपनियों के मेरे पास नाम है लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो कंपनियां हमें प्रोत्साहित करने के लिए आई किसानों को, लेकिन प्रोत्साहित क्या हुआ? उनके जो चूजे थे, उनका बीज, उनकी दवाइयाँ, उनके डॉक्टर, वो तो अमीर हो गए। और जो पोल्ट्री फार्म के किसान थे जिन्होंने छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म लगाए, आपकी सरकार ये कहती है कि आप फसलों के चक्र से बाहर आइए, अब परंपरागत खेती को छोड़िए और खेती के साथ जुड़े हुए अन्य व्यवसायों को अपनाइए। अगर हम दूध की पशुपालन करते हैं उसमें, और उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया कि देश की राष्ट्रीय संपत्ति को किसान नुकसान ना पहुंचाए। भैया, राष्ट्रीय संपत्ति राजमार्ग थी जिसको नुकसान पहुंचाया आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किसानों ने तो एक किसी प्राइवेट कंपनी के प्राइवेट टावर की तार ही काटी थी। आपको इतना दर्द हुआ? इससे तो यही साबित होता है कि आप किसी परिवार विशेष, किसी पार्टी विशेष या किसी उद्योगपति विशेष के चौकीदार हैं। देश की जनता तो सड़कों पर बैठी हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत सही बात आपने कही है, बिल्कुल दिल को खुश करने वाली है। वहीं पर मैं जनता को एक अपील करना चाहूँगा कि जो किसानों का आंदोलन है, केवल किसानों का नहीं रह गया है, ये सीमित आंदोलन नहीं रह गया है। मैं जहाँ पर देख पा रहा हूँ यहाँ पे साधु संत से लेकर हर एक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है किसानों के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ देखनी होगी, गौर करनी होगी और अपने पारित किए हुए जो काले नियम है उनको वापस लेना होगा। अब एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि ये जो नियम पारित किए गए थे, ये जो बिल घोषित किया गया था, इसको यहाँ के किसानों ने, पूरे देश के किसानों ने काला बिल क्यों कहा? क्यों उन्होंने काले का नाम दिया? मैं जानना चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं आपकी एक और बात का जवाब देना चाहूँगा। जब हम लोग शुरू हुए थे तब ये किसान आंदोलन जरूर था, लेकिन आज ये जन आंदोलन बन चुका है। पूरे भारत का राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन हम लोग कर रहे हैं जिसके, और दूसरी बात ये काले कानूनों की है। काले कानून में मंडी व्यवस्था जो APMC एक्ट है उस पर प्रहार किया गया है। राज्यों के अधिकारों को केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में लेने के लिए काले कानून बनाए हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी सरकार की कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से लड़ रही थी तो संसद का पिछला दरवाजा खोला और मानसून सत्र भी रद्द किया और अध्यादेश के माध्यम से इस काले कानून को ले आए। अब इसके जो खामियां हैं, एक तो इससे मंडीकरण खत्म होगा, मंडियों पर प्रहार होगा। MSP जो फसल को बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, जिसकी परिभाषा ये है कि किसानी उपज को
कम से कम इस दाम पे खरीदोगे तो किसान और किसानी बचेगी, उसको खत्म करने का काम किया। दूसरा, भंडारण, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था, भंडारण को खोल दिया। आप अनलिमिटेड भंडार करोगे। अब कौन सा ऐसा व्यापारी है जो पूरे तार बात कर रही है? और गैस के पिछले महीने ही दाम 60 से 70 रुपए बढ़ाकर, और जो गैस पर सब्सिडी आती थी उसको 250 से कम करके 15 रुपए 14 पैसे। आप पूछ लीजिए, आप RTI में निकलवा भी लीजिए, 15 रुपए 14 पैसे गैस की सब्सिडी दे दी। और गैस के कनेक्शन धारकों से 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और मात्र 18,000 करोड़ किसानों को बांटा आपने इसमें भी चोरी की है। आपकी नियत और नीति में खोट है, और आपकी ये नियत और नीति की खोट पब्लिक समझने लग गई है। आप विचलित हैं, आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि किसानों के हित के कानून किसानों को समझ नहीं आ रहे हैं। वास्तव में आप विचलित हैं, आप दुखी हैं कि हमने तो ये मसौदा जो बनाया था गोलमोल, ये किसानों को समझ कैसे आ गया भाई? ये किसान इन कानूनों को समझ कैसे गए और इनको रद्द कराने के लिए सड़कों पे आ गए? हकीकत ये है भाई। ये बहुत अच्छी बात। हमारे साथ ये हमारे उत्तराखंड के साथी किसान भाई मौजूद थे। अब मैं लिए चलता हूँ वापस आप सभी को संजीत सिंह सनी अपने कैमरामैन करजीत सिंह के साथ। ठोस कदम न्यूज़ नेटवर्क, गाजीपुर, गाजियाबाद, उत्तर।